किराएदार अगर किराया नहीं देता है तब भी हम उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे जब तक किराएदार को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 15 मई 2026 का है, और इस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, वन साइडेड आदेश दे दिया कि किराएदार को इस घर से निकालो। लेकिन उसने एक एप्लीकेशन लगा दी, पहले मेरे को सुनवाई का मौका दो कि मैंने किराया क्यों नहीं दिया है, उसके बाद मेरे को घर से निकालना। और सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार की बात को क्या कर लिया, मान लिया। अब ऐसा हुआ क्यों तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। वैसे तो बहुत छोटा जजमेंट है, लेकिन काम का जजमेंट है। देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, स्टार्टिंग यहां से हुई थी कि एक बंदे ने जो है, एक बंदे ने 2 हॉल किराए पे ले लिए, 2 हॉल किराए पे ले लिए, और किराया जो है वो टाइम टू टाइम उसका देता रहा। और जो उस जगह का मालिक था उसकी 2014 के अंदर डेथ हो गई, उसकी 2014 के अंदर डेथ हो गई। तो उसके जो बेटे थे वो क्या बन गए, अपील करता, यानी कि इस केस के अंदर जो अपील करता मकान मालिक विवादित परिसर के स्वामी बन गए। उसके बेटे उस जगह के मालिक बन जाएंगे। जैसे उस जगह के मालिक बने, उन्होंने क्या किया, किराया बढ़ा दिया। कितना किराया बढ़ा दिया, उन्होंने जो भी किराया था, टोटल किराया 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया जी। और जैसे 25,000 रुपए एक महीने का किराया हुआ, किराएदारों ने सितंबर और अक्टूबर 2020 के महीनों का, यानी कि 2 महीने का तो उन्होंने 25,000 रुपए किराया दिया। लेकिन उसके बाद प्रतिवादी ने किराया देना बंद कर दिया। सितंबर और अक्टूबर का उसने पैसा दिया है किराए का, उसके बाद नहीं दिया। नवंबर 2020 से जून 2021 तक का तकरीबन 2 लाख रुपए है ना किराया बनता था, और वो क्या रह गए, किराया देने में विफल रहा। अब वो जो किराया देने में विफल रहा तो मकान मालिक क्या करेगा, मकान मालिक ने नोटिस भेज दिया कि भाई मेरा जो बकाया जो है, कानूनी नोटिस भेज दे, जो मेरा बकाया जो किराया है वो मेरा किराया दे दे, और 30 दिन के अंदर क्या कर दे भाई, मेरी जगह को खाली कर दे। उसने फिर भी किराया नहीं दिया, ना 30 दिन के अंदर उस जगह को खाली किया। अब मकान मालिक क्या करेगा, मकान मालिक ले जाके भाई कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मेरा बकाया किराया मेरे को दिलवाया जाए, जो तकरीबन 2,37,000 रुपए बन चुका है, और इसको इस घर से निकाला जाए। और ऐसी प्रार्थना की गई, और तकरीबन 2,000 रुपए की दर से भविष्य और मुकदमे के दौरान क्षतिपूर्ति की, यानी कि मेरे को कंपनसेशन भी दिलवाया जाए, ऐसी पिटीशन लगाई है कोर्ट के अंदर मकान मालिक ने। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई का आदेश दे दिया भाई। यानी कि कोर्ट ने, अभियुक्त कौन है, किराएदार को सुना ही नहीं, और कोर्ट ने क्या कर दिया, वन साइडेड आदेश दे दिए कि भाई इसका जो पैसा है वो पैसा दो, और इसको क्या करो, मकान को खाली करो। उससे व्यथित होके वो कहाँ आ गया, वो माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, यानी कि ऊपर वाली कोर्ट के अंदर उसने वो लगा दी, अपील लगा दी। किसने, किराएदार ने। किराएदार ने अपील लगा दी कि मेरे को तो सुना ही नहीं, मेरे को तो बिना सुने कोर्ट ने वन साइडेड आदेश दे दिया कि इनको किराया दे दो। बोला ये तो बात हो ही चुकी थी, इनको किराया देना है, मेरे को तो सुनो, मेरे दिल की भी तो सुनो कि मैंने किराया क्यों नहीं दिया है। तो इस कोर्ट ने क्या किया, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 1,000 रुपए फाइन जरूर लगाया कि भाई ठीक है, लेकिन क्या किया, स्वीकार कर लिया, उसकी पिटीशन को स्वीकार कर लिया। जैसे ही किराएदार की पिटीशन स्वीकार हुई, जो दूसरी पार्टी थी मकान मालिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लगा दी। यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी अभियुक्त की दलील को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 नियम 5 के अनिवार्य अनुपालन के अभाव में खारिज कर दिया जाए। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि जो किराएदार है ना, उसने सीपीसी का ऑर्डर 15 रूल 5 का पालन नहीं किया है, इसलिए उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट ना किया जाए। अब ये कौन सी होती है भाई, इसके अंदर होता है जब भी ऐसे किराए का कोई मामला चल रहा है ना, तो जो पहली तारीख होती है उसमें किराएदार को पूरा अपना जो बकाया किराया वो कोर्ट में जमा करवाना होता है। जो भी किराया उसका बनता है, जो बकाया किराया जो बनता है वो कोर्ट में जमा करवाना होता है। उसके बाद फिर कोर्ट के पास में पावर आती है कि वो क्या करेगी, उस किराएदार की बातों को सुनेगी। लेकिन यहां पे किराएदार ने एक भी पैसा कोर्ट में जमा नहीं करवाया है। तो कोर्ट ने वन साइडेड आदेश जो दिया है ना, वो इसी बात के लिए दिया है, जब उसने कोई किराया कोर्ट में जमा ही नहीं करवाया, बकाया, हाँ ये एक्सेप्ट करता है कि मेरा किराया बकाया है, पर जब उसने कोई किराया जमा ही नहीं करवाया, किराए की कोई तो पैसे कोर्ट में सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा दे, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास में एक पावर आ जाती है, सीपीसी के आदेश 15 के नियम 5 के तहत में वो क्या कर सकती है, वो किराएदार को सुनने से मना कर सकती है। क्योंकि भाई जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो एक बार किराया तो जमा करवा, तो अब हम तुम्हारी क्यों सुने। तो यहां पे इन्होंने अपील कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी कि उसने उसका पालन नहीं किया है, इसलिए आप इसको मत सुनो। और वही बात बनी। उसके बाद क्या हो गया, अपीलीय कोर्ट ने भी नहीं सुनी। जब अपीलीय कोर्ट ने नहीं सुनी तो अब किराएदार कहां जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में बता दिया देखो प्रतिवादी राशि जमा करने में विफल रहा है, ठीक है, उसने किराए की जो जमा राशि होती है वो नहीं दे पाया, वो विफल रहा है। इसके बाद उसने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या किया, एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी। और हाई कोर्ट ने क्या कर लिया, हाई कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा दायर समय विस्तार के आवेदन को स्वीकार कर लिया। भाई हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बंदे को सुनवाई का मौका तो दो किराएदार को कि उसने किराया क्यों नहीं दिया है।
अब जो मकान मालिक थे, क्योंकि उनको तो आदेश मिल गया, मकान मालिक वैसे तो ट्रायल कोर्ट में केस जीत चुके हैं, जो स्मॉल कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि वन साइडेड आदेश जो दिया इसको बेदखल करो, मकान मालिक वो केस जीत चुके हैं। अब उसके खिलाफ क्या चल रही है, अपील और रिवीजन चल रही है उस आदेश के खिलाफ ही। अब मकान मालिक आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कह रहे हैं कि भाई इसकी जो है ना इन सारी पिटीशन को खारिज करो, और जो ट्रायल कोर्ट जो स्मॉल कोर्ट ने जो थप्पा लगाया ना बेदखली का, जो बेदखल करवाओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या डिसीजन लिया है। वैसे बहुत अच्छा जजमेंट है। अब जैसे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया गया है। अगर आप भी किराएदार हैं, मकान मालिक हैं और ऐसे किसी मामले में उलझे पड़े हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप इस जजमेंट को रीड कर सकते हो। अच्छा जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर भी 2-3 जजमेंट का और हवाला दिया गया जिसमें बता चुका हूं, लेकिन इस केस के अंदर आगे क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां तक की जानकारी अच्छी लगी है, आप लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। केस आप समझ गए होंगे। एक बंदा जो किराएदार उसने किराया नहीं दिया, दूसरी पार्टी जाके कोर्ट में केस लगा दिया बेदखली का, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने किराया नहीं दिया, लेकिन बस बात इतनी है कि भाई मेरे को सुनवाई का मौका दो कि मैं किराया क्यों नहीं दे रहा हूं। और ये बिना सुने आप अगर वन साइडेड आदेश मेरे खिलाफ में दे रहे हो तो ये गलत है। और ये गलत किस हद तक है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। साथ ही प्रतिवादी द्वारा निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन न करने के आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन, समय सीमा के अंदर उसको क्या करना था, ट्रायल कोर्ट में किराए का पैसा जमा करवाना था, उसमें विफल रहा तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अवसर दिए जाने के बावजूद और आवेदन प्रस्तुत करके न्यायालय को राशि जमा करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं की गई है। हालांकि उसने कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि थोड़ा टाइम मेरे को दे दिया जाए, मैं पैसा कोर्ट में जमा करवा दूंगा, उसके बावजूद भी उसने पैसा जमा नहीं करवाया। रिकॉर्ड में कुछ चूकें दिखाई देती है, हालांकि दी गई व्याख्या से पता चलता है कि देरी न तो गंभीर थी और न ही पूरी तरह से अस्पष्ट थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किराएदार से गलती हुई है, उसने पैसा जमा नहीं करवाया, और उसने जो समय मांगा है उसमें भी उसने पैसा जमा नहीं करवाया। बस दिक्कत यह है कि उसने पैसा जमा नहीं करवाया, क्या उसने जानबूझ के नहीं करवाया कि उसकी बेचारे की कोई मजबूरी थी। तो देरी न तो गंभीर थी, यानी कि उसकी जो देरी उसने की है वो कोई गंभीर नहीं है, और न ही पूरी तरह से अस्पष्ट थी। अस्पष्ट का मतलब है, एक तो ये बात क्लियर हो जाए कि बंदे के पास पैसे है जी, ये देखो पैसे गिन रहा है, पर ये कोर्ट में जमा नहीं करवा रहा है, तो जानबूझ के पैसे जमा नहीं करवा रहा है, तो मान ले कि हाँ इसने जानबूझ के चूक की है। तो यहाँ पे जो देरी है वो अस्पष्ट है। ये नहीं पता कि उस बंदे ने जानबूझ के पैसा जमा नहीं करवाया कि उसके पास थे ही नहीं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का मत है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने ही सही रेलेवेंट पहलुओं पर उचित परिप्रेक्षण में व्याख्या रूप से विचार नहीं किया है। निचली अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करने के दंडनात्मक परिणाम को लागू करने में कुछ हद तक यांत्रिक तरीके के कार्य किया है। यानी कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने गलती की है, सामने वाले के बचाव को खारिज किया है, उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए था ट्रायल कोर्ट को। और हाई कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने समय अपने पूर्व सशर्त आदेश और बाद में दी गई रियायतों के बीच पर्याप्त सामंजस्य स्थापित नहीं किया है। और हाई कोर्ट ने जिसको टाइम दिया था कि चलो हम आपको इतना टाइम देते हैं, उतने टाइम के अंदर आप ये पैसा जमा करवा देना, तो वो पैसा उसने जानबूझ के जमा नहीं करवाया, या उसने कैसे नहीं, तो इसको भाई नजरअंदाज यहाँ पे किया है हाई कोर्ट ने। और इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, ट्रायल कोर्ट के पुनर्विचार के बाद विधि के अनुसार मुकदमे की सुनवाई की पहली तिथि निर्धारित करें। दोबारा मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। एक तो पहली डेट डिसाइड करो, यह जांच करेगी क्या आदेश 15 और रूल 5 सीपीसी की आवश्यकताओं को उचित अनुपालन या पर्याप्त अनुपालन से किया गया है। दूसरी जांच ये करनी है कि ये जो पैसा जमा नहीं करवा रहा है किराएदार, क्या जानबूझ के नहीं करवा रहा है कि इसके पास में है ही नहीं। अगर जानबूझ के नहीं करवा रहा है ना, तो फिर आप वन साइडेड क्या बोलते हैं, वन साइडेड जो है आदेश दे सकते हैं। इस बात पर विचार करें, यदि कोई चूक हुई है तो वह जानबूझ कर की गई है सद्भावनापूर्ण। भाई उसने पैसा जो जमा नहीं करवाया, किराया जो नहीं दिया है, वो जानबूझ के नहीं दिया है कि भाई कोई गुड फेथ में उसने ऐसे कोई गलती हुई है। तो यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिबंधित दलीलों को गुण दोष पर राय पर व्यक्त नहीं किया है। सभी मुकदमों को निचली अदालत द्वारा कानून सरकार तैयार किए गए खुला छोड़ दिया गया, यानी कि दोबारा मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, और ये आ गई 15 मई 2026 की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बताया है, क्या बताया है इस केस के तहत में, कि कोर्ट अगर वन साइडेड आदेश देती है किराएदार को मकान खाली करने के लिए, तो पहले उसको सुनवाई का मौका तो दे कि वो पैसे जमा क्यों नहीं करवा रहा है, पैसे किराए के वो क्यों नहीं दे रहा है। और ये सुनवाई का मौका देने के बाद ही जो है वो आदेश क्या होगा,
वो मान्य होगा। और इसीलिए इस आदेश को, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था उसके खिलाफ ये मामला आया, फिर हाई कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, दोबारा फिर मामला कहाँ चला गया? ट्रायल कोर्ट में चला गया। अब ट्रायल कोर्ट वैसे आदेश देगी, कैसे? एक तो पहली डेट डिसाइड करेगी मुकदमे की, किस डेट को फिर आ जाना, उस डेट पे फिर कहेगी कि आप इतनी तारीख तक किराए के पैसे जमा करवा देना, और जमा अगर वो करवा पाता है या नहीं करवा पाता है, फिर ट्रायल कोर्ट जांच करेगी कि जमा इसने जानबूझ के नहीं करवाए कि गुड फेथ में नहीं करवाए, और फिर जो आदेश होगा वो फाइनल हो जाएगा। तो 2020 का केस अब दोबारा से, ये मान लो कि 2026 में पहली तारीख से चल रहा है, तो दोबारा से स्टार्टिंग हो चुका है, यानी कि जो 6 साल थे ये समझ चुके होंगे आप। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।